देखो, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया गया था कि लाहौर सेशन में बहुत कुछ हुआ है। स्वराज को पूर्ण स्वराज कहा गया है और अब क्या चाहिए, पूरा आज़ादी चाहिए हमें। अब हमको स्वराज नहीं चाहिए जी, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। दैट वाज द सेशन ऑफ लाहौर। इसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज को वहाँ पे डिफाइन किया गया, डिक्लेयर किया गया कांग्रेस प्लेटफॉर्म में, और ये लैंडमार्क इवेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। उसके बाद देखेंगे कि यहीं पे एक नया वो किया गया, विजन रखा गया कि यस विल गो फॉर द मास मूवमेंट। किस फॉर्म में होगा? सीडीएम के फॉर्म में होगा, दैट इज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यही सल्ट सत्याग्रह है, समझे। और यहीं पे जो कल तुम लोग को बताया गया था, श्री बाबू जी, श्री कृष्ण सिंह, उनका क्या एसोसिएशन था, गरपुड़ा वाला जो सत्याग्रह हुआ था, सभी चीज़। देखो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी in order to achieve पूर्ण स्वराज launched a movement called as CDM under the leadership of महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये पूर्ण स्वराज हमको कैसे मिलेगा? तो बहुत बड़ा आंदोलन करके मिलेगा, और वही आंदोलन क्या होगा? CDM होगा, गांधी जी के नेतृत्व में। समझे बात को। और यहाँ पे गांधी जी 11 पॉइंट प्रोग्राम देते हैं इसके लिए, और डिटेल्स में तुम लोग को बताया जाएगा बाद में जब फैक्चुअल के बारे में बात करेंगे। बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। जब 11 पॉइंट रखे गांधी जी ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो गांधी जी का ये पॉइंट वो लोग स्वीकार नहीं किया, समझे। तो गांधी जी बोला ठीक है कोई बात नहीं, दांडी मार्च करेंगे आप। तो दांडी मार्च करना शुरू कर दिया। दांडी मार्च क्या है? गांधी जी ने अपना यात्रा शुरू किया था 12 मार्च 1950 को, साबरमती से लेके दांडी तक। गांधी जी दांडी पहुंचे 15 अप्रैल 1930 को, और वहाँ का जो सॉल्ट जो तुम्हारा लॉ है उसको ब्रेक कर दिया। क्या, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रेक, सॉल्ट लॉ? देखो बात समझो कि कभी भी कोई आंदोलन होता है तो एक कॉमन एलिमेंट ढूंढे जाते हैं ताकि जो सभी मास से कनेक्ट हो जाए। सॉल्ट ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो घर घर कंज्यूम होता है कि नहीं है? घर घर कंज्यूम होगा। और जिस हिसाब से उस पर लॉ लगाया जा रहा था, टैक्सेशन सिस्टम, इतना प्रशस्त मात्रा में सॉल्ट है और आप उस पर टैक्सेशन लगा रहे हो, तो ये अनएथिकल लगा। और गांधी जी को लगा कि यस ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल टूल हो सकता है, और गांधी जी वही किए। गांधी जी क्या किए? साबरमती से दांडी की तरफ मूव किए, और वही हम लोग को फिगर मिल जाता है वो छड़ी वाला गांधी जी का, और उसका जो पोता है गांधी जी का पोता, वो आगे दौड़ते हुए है ना, उसका विजुअल तुमको बहुत मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो उसी समय का ही तो वो पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिए। 70 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, और बाद में लोग जुड़ते गए उसमें। गांधी जी वांटेड टू सो द स्ट्रेंथ ऑफ मास टू द ब्रिटिश। गांधी जी चाहते थे कि देखे, दमखम देखे कि मास अभी भी हाथ में है, और मास अभी भी चाहता है कि स्वराज मिले, पूर्ण स्वराज मिले। इसका कैरेक्टर क्या था, फीचर क्या था तुम्हारा CDM का? तो पीसफुल वायलेशन, लॉ हम ब्रेक करेंगे मस्त शांति तरीके से। तो गांधी जी का प्रिंसिपल वही, नंबर 1 सिविल डिसोबीडियंस होगा, शॉर्ट लॉ कोई नहीं मानेगा, हर राज्य में उसको मना करेगा इंडियंस। लिक्विड शॉप है उसको पिकेटिंग कर लेंगे, उसको घेर लेंगे, दारू का जो दुकान है। फॉरेन क्लोथ्स उसको भी ख़त्म कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट रेजिग्नेशन हो जाएगा, जैसे NCM में हुआ था। जो लॉयर्स जो कर रहे हैं काम, वो भी अपना काम छोड़ देंगे, और गवर्नमेंट ऑफिस और कोर्ट बॉयकॉट कर देंगे। ये सब प्रोग्राम था जी CDM, यानी कि CDM में भी अच्छा खासा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था उसके अंदर। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल है। एक्स्ट्रा लीगल क्या है? संविधान से उठ के बताए थे तुम लोग को, स्वदेशी मूवमेंट जब बताए थे तो स्वदेशी मूवमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल का बात आया था। यानी कि जो संविधान में जो आपको दिया जाता है उससे उठ के है। इतना मास मूवमेंट तो बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए क्या है, एक्स्ट्रा लीगल मास स्ट्रगल है जो कि पूरी तरीके से फोकस करता है कि यस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको। नंबर 1 सोशल बेस, इससे क्या हुआ कि जो नेशनलिस्टिक स्ट्रगल है उसका सोशल बेस बढ़ा, लोग और जुड़े, और अलग अलग तबका के लोग इसमें आए हैं। नेशनलिस्टिक पॉलिटिकाइजेशन ऑफ ग्रुप्स लाइक मर्चेंट्स, स्टूडेंट्स एंड सो मैनी। इसमें क्या है कि सभी जो तबके थे, चाहे स्टूडेंट का तबका हो, चाहे मर्चेंट क्लास का तबका हो, चाहे महिलाओं का तबका हो, सबका एलिमेंट्स को इसमें रखा गया ताकि सब लोग जुड़ सके। और गांधी जी तो यही कोशिश कर रहे थे। गांधी जी पहला पर्सन है जिन्होंने रूरल इंडिया को भी अपने तरकीब से लाया है, खींचा है, महिलाओं को भी घर से निकाला है ताकि मास मूवमेंट में योगदान हो उनका। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे और क्या हुआ
कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन, नए नए टाइप के बानर सेना, ठीक है, प्रभात फेरीज, इस टाइप के नए नए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ने शुरू कर दिए, इनफॉर्मल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, प्रोमिनेंट रहा है। इट अलाउज द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स ऑफ पीजेंट्री, पीजेंट्स के अंदर भी एक अवेयरनेस नेशनलिज्म को लेकर। यस, भारत आज़ाद होगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जमींदारी सिस्टम खत्म होगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो लोग सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं इस मोमेंट में, और एक स्ट्रगल को, एक जो जद्दोजहद इतना दिन से लड़ा जा रहा था या किया जा रहा था, जो संघर्ष जारी था, उसको एक नया दिशा दिया है CDM ने। तो देखो आगे क्या हुआ, नो टैक्स नो रेवेन्यू कैंपेन वॉज इन द विद द एस्पिरेशन ऑफ पीजेंट्री, यानी कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई रेवेन्यू कैंपेन नहीं होगा, यानी कि आई नॉट गोइंग टू गिव एनी टैक्स। अरे भाई, हम खेत में बीज बोए, हम मेहनत करें और हम टैक्स दें, एक तो कितना मेहनत वाला काम है एग्रीकल्चर का, है ना। तो पीजेंट का भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और नेशनल फ्लैग बिकम द सिंबल ऑफ द नेशनल यूनिटी, और फ्लैग शुरू हो गया वहाँ पे। देखो आज हम बोलते हैं भारत माता की जय, है ना, या वंदे मातरम करते हैं, या सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुल है इसके गुल सीता हमारा। ये क्या है सब चीज़? ये कैप्चर करने का तरीका है कि कैसे एक कॉमन एलिमेंट में कल्चर जो हेरिटेज हम लोग का जो कॉमन है, उस सबको कैसे बाइंड करके आदमी के अंदर नेशनलिज्म का बीज बोया जाए। मतलब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि नेशनलिज्म कौन से टाइम में, इस टाइम में, CDM के टाइम में, क्यों? क्योंकि उस समय एनिमी था, अभी के टाइम में नहीं। अभी हमारा कंट्री पूरी तरीके से आज़ाद है, तो अभी आप इस तरह का बात करते हो तो अनएथिकल है, गलत है। हाँ, यदि अभी गलत होता है किसी गवर्नमेंट ऑफ द डे की वजह से, तो आप करो इस चीज़ को, मैं आपको पता होना चाहिए। यही कारण है कि सिटीजन चार्ज का मिसयूज हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि देश का मतलब होता है पार्टी, तो पार्टी तो बाबू आज आया है फिर कल खत्म हो जाएगा। देश जो है वो रहेगा, आगे भी बढ़ेगा, पार्टी आएंगे खत्म हो जाएंगे। यही भाषण अटल जी अपना पार्लियामेंट में देते हैं 21वीं सदी में, स्टार्टिंग ऑफ द 2000 उसमें देते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि लोग तो अवेयर कर ही रहे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो यही चीज़ गांधी जी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मास को यूनाइट किया जाए, उसके लिए नेशनल फ्लैग है, गाना वगैरह है। और मगर क्या हुआ कि जितने भी मासेस में जो मासेस को लीड कर रहे थे, जो टॉप लीडर्स थे, वो अरेस्टेड कर लिए गए, अरेस्ट कर लिया गया उन लोग को। तो क्या ड्रॉप हो जाएगा, इसमें रिपरकशंस पड़ेंगे। देखो तो ये तो हो गया, चलो तुमको अच्छा बताया कि चलो इसका कंसिक्वेंस ये हुआ, CDM का इतना फ़ायदा हुआ, मास मूवमेंट हुआ, पेजेंट्री लोग भी आए, नेशनल फ्लैग बना, वहाँ पे लोग यूनाइट हुए। वह लिमिटेशन तो था, क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण स्वराज बोले थे, वो मिला कहाँ? यानी कि जिस गोल से हम बढ़े थे आगे, हैवेंट अचीव्ड। नंबर 1, हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं देखने को मिला, जो कि हमको थोड़ा बहुत देखने को मिला था NCM में, जिसमें देखने को नहीं मिला। वायलेंस बहुत जगह हुआ है और ये मूवमेंट खत्म हो गया, जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ, खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट मूव टू नेगोशिएट, सरकार कैसे आई और सरकार ने क्या कोशिश किया कि ये मूवमेंट ड्रॉप हो जाए, क्योंकि प्रेशर बन जाता है ना। देख रहे हो ना क्या हुआ था दिल्ली में कुछ दिन पहले, दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या मोदी जी का जो भी मिनिस्टर है गया कि नहीं गया बात करने के लिए? जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्रेशर बनेगा, उसके बाद तो लोगों में रिपरकशन जाएगा, उसका इम्पैक्ट जाएगा, लोग फिर से आएंगे, घर से निकलेंगे, और यही चीज़ हुआ है। तो सरकार का देखो क्या रवैया था। जुलाई 1930 नेहरू वाज टेकन, बताओ, इनको जो महाराष्ट्र का जेल है उस जेल में डाल दिया गया, और वही जेल में तपस्या करके डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे नेहरू जी। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बहुत फेमस हुआ आज़ादी के बाद, जो किताब उनका, वो किताब में बैठे, वो जेल में बैठ के लिखे थे इसी समय। देखो जो विजनरी होते हैं तो उनको ये नहीं चाहिए कि बाबू कहाँ तुम उसको फंसा दिया, कोई बोले हम कैसे सिविल सर्विस तैयारी करेंगे, हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो क्या जेल कम है क्या? जेल में बैठ के कोई आदमी कंट्री का विजन लिख रहा है, हाँ, और तुम तो अपना भी विजन नहीं लिख सकता है। तो कितना अंतर है तुम में और हमारे फ्रीडम फाइटर में, सोचने वाली बात है। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, नेहरू जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए, समझे। कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी ऑथर गांधी जी टू नेगोशिएट एंड दिस रिजल्टेड इन, हाँ, तो कांग्रेस ने कहा कि गांधी जी आप जाइए, आप नेगोशिएट कर दीजिए। तो यहाँ गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, जिसको हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं 1931 का।
तो क्या था इसमें, क्यों इतना चर्चा होता है इसमें यही बोला गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पकड़े गए हैं CDM के टाइम में और जिसने वायलेंस नहीं किया उसको आप इमीडिएटली रिलीज कर दीजिए। ठीक है, ब्रिटिश ने मान लिया। रिटर्न ऑफ कन्फिगरी लैंड टू द थर्ड पार्टी बाय द गवर्नमेंट एंड रिमिशन ऑफ ऑल द फाइन्स, यानी कि जिसका लैंड आप लूट लिए हैं, रख लिए हैं, उसको आप वापस कर दीजिए। एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु रिजाइन शुड बी ट्रीटेड लीनियंटली। CDM की वजह से जो मूवमेंट हुआ और इसमें बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सब रिजाइन कर दिए थे, तो उसको आप अच्छे से ट्रीट करिए और उसको फिर से जॉब दे दीजिए। तो इसी बीच देखो, इसी बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, कल बताए थे तुम लोग को माइंड मैप में। तो बेसिकली फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस हुआ था ब्रिटिश और इंडिया का बराबर का। तुम लोग आज करवाए कि नहीं करवाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे ना, मैंने भी यहीं से लिया है वो चीज़। तो आज तुम लोग को 4-5 का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना क्लास में। हम तो हिस्ट्री सीखते हैं और क्लास में भी इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को। देखो उसमें गांधी जी थे। तो कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो पहला वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 और 31 में हुआ था, उसमें कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे। उसमें कौन कौन किए थे? मुस्लिम लीग गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। हिंदू महासभा ने भी पार्टिसिपेट किया था। हाँ, तेज बहादुर सप्रू थे वहाँ पे। ठीक है, और बाद में शुरू में वो कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में वो लिबरल पार्टी से भी जुड़े हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी पहुंचे थे। ये मात्र वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। 3 हुआ है, 3 में जो बीच वाला था उसमें कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के बिहाफ में गांधी जी गए थे। यहीं पे अम्बेडकर जी ने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था दलित के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो हिंदू महासभा ने, ठीक है, उसने भी डिमांड किया था फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जो कि मुस्लिम लीग और बहुत सारे प्रिंसेस जो प्रिंसली स्टेट्स के गए थे उसने अपोज किया। यानी कि हमारे इंडियन के अंदर ही बहुत सारा कन्फ्लिक्ट था, कंट्री बहुत बड़ा है। The government refused to concede the basic necessity demand of freedom on the basis of immediate guarantee of dominion status। तो सरकार ने बोला कि ना, आपको फ्रीडम नहीं दे सकते हम इतना जल्दी, ठीक है, नहीं दे सकते फ्रीडम, आई कांट गिव यू फ्रीडम। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। अब जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैकडोनल्ड अनाउंसमेंट हुआ कम्युनल इलेक्टोरेट का, गांधी जी खफा हो गए इस बात से, इसलिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे हैं। और फिर मैकडोनल्ड, ये जो तुम्हारा मैकडोनल्ड जो अवार्ड हुआ है, मैकडोनल्ड मतलब क्या, ठीक है हम दलित के लिए अलग से दे देंगे। तो गांधी जी को बहुत चोट पहुंचा इस बात का कि हिंदू तो पूरी तरीके से टूट जाएगा, इस हिसाब से देश तो और बिखर जाएगा। ये तो पूरी तरीके से ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। अच्छा नहीं लगा गांधी जी को, और जाके बैठ गए गांधी जी अनशन पे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड हो गया और गांधी जी आ गए इंडिया में, और इंडिया में आते ही इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। बताओ, जिसके साथ तुम इतना बड़ा नेता जो आपको गाइड किया वहाँ बताया, और इंडिया आया उसको अरेस्ट कर लिया ब्रिटिश। तो ब्रिटिश देखो कितना अनइथिकल है। अब देखो गांधी जी इतना फेमस इसलिए कि वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुके थे गांधी जी। ऐसे तो एक आदमी खत्म करना कौन सी बड़ी बात है सिस्टम के लिए, आराम से करके खत्म कर दो। जब वो पॉपुलर हो जाता है, जब उसका लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो उसको प्रदेश से हटाने में बहुत टाइम लगता है जी, क्योंकि रेडार में आ जाता है ना वो। जैसे कन्हैया कुमार को कहाँ कोई हटा पाया, कन्हैया कुमार को कहाँ हटा पाया। एक नौजवान लड़का यहाँ का जो वेल इस्टेब्लिश्ड पार्टी, उसके अगेंस्ट लड़ा, हारा वो अलग बात है। 1.5 लाख भी वोट मिलना मजाक की स्टोरी है। लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा वोट होता है जी वो भी। तो उसको नहीं हटा पाया, क्यों नहीं हटा पाया? क्योंकि रडार में आ चुका है वर्ल्ड का वो। ये होता है पावर वर्ल्ड मीडिया का। तो थर्ड आरटीसी में क्या हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1931 में ही हुआ। देखो 1930 से लेकर 31 यही बोले थे ना, 4 महीना 5 महीना गैप में हुआ है। तो ये इसमें भी कांग्रेस नहीं गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करेंगे, और यहीं पे बहुत सारी चीज़ रचे गए थे जो कि 1935 के एक्ट में आया है, शामिल हुआ है। और इसके बाद देखो मैकडोनल्ड अवार्ड के बाद पूना पैक्ट के बाद फिर व्हाइट पेपर, और व्हाइट पेपर का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। समझ रहे हो बात को ना? आगे का जो भी चीज़ बनेगा, लॉ बनेगा, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा ये सभी चीज़ का। तो देखो इसमें एक चीज़ जानना होगा हमें कि कैपिटलिस्ट क्लास का क्या रोल रहा है सीडीएम में। ये अलग से है, इसमें कोई रोल नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है तो बता ही देता हूँ। कैपिटलिस्ट क्लास समझते ही हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ ही रहे हो, जो पूंजीपति है, जिसके पास पैसा है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, उसका क्या रोल रहा है सीडीएम में। तो सीडीएम में कैपिटलिस्ट क्लास भी टुक पार्ट किए थे। आप बोलो कि ये कौन सा बड़ा बात है? बहुत बड़ा बात है जी। क्यों? लेबर पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे, लेबर पार्टिसिपेट करेंगे तो कैपिटलिस्ट क्लास पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा।
क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास का चलता है लेबर क्लास की वजह से, वर्किंग क्लास की वजह से। एक इंडस्ट्री कैसे चलेगा? लेबर क्लास की वजह से, लेबर ही चलाएगा ना वो, और मालिक उसका कैपिटलिस्ट है। तो फिर भी पार्टिसिपेट किया, क्यों? तो गांधी जी वादा किए थे। देख लेंगे हम आपको बाद में जाके, अच्छा देंगे, फेवर करेंगे आपके लिए, तो इसलिए कैपिटलिस्ट क्लास भी आगे आ गया। दो दे वर ग्रेटली अफेक्टेड बाय एजिटेशन, सही बात है ना। फॉरेन गुड्स आप बंद कर रहे हो तो अफेक्ट होगा ही, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो तो प्रोडक्शन करता है वो सब चीज़ को। दे टुक पार्ट विद द होप टू गेट मच बेटर स्पेस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में उसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा और अपना कैपिटलिस्ट क्लास जो है, आप उसका जो तौर तरीका है या फिर प्रॉफिट कमाने का जो भी विधि है वो और बढ़ेगा उसका। द प्रेशराइज कांग्रेस एंड हेंस, और मगर देखो ये कुछ ज़्यादा ही प्रोटेस्ट होने लगा तो फिर गांधी जी को प्रेशराइज भी करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, और तब जाकर गांधी इरविन पैक्ट भी हो जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट होने के पीछे का एक रीजन ये भी है कि कैपिटलिस्ट क्लास का प्रेशर गांधी जी के ऊपर ये होगा ही होगा। मैंने तुम लोग को पहले बताया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना ऊपर क्यों गया, बिकॉज ऑफ द मर्चेंट क्लास। मर्चेंट क्लास का पूरा दबदबा है सोसाइटी पे, ठीक है। आज जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ है सब, कल हम इलेक्ट्रल बॉन्ड का बात कर रहे थे इस क्लास में, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड पूरी तरीके से कॉर्पोरेट खरीदेगा तो पूरी तरीके से तुम्हारा प्रोग्राम और पॉलिसी को प्रभावित कर देगा वो, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरह तुम्हारा जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो गांधी इरविन पैक्ट का मतलब ही क्या है कि हम सीडीएम को विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, तो कम्युनल अवार्ड जैसे तुम लोगों को बताया गया कि जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के अर्स्टवाइल राम सिंह मैकडोनल्ड, इन्होंने क्या एक अनाउंसमेंट किया कि हाँ हम रिजर्वेशन करते हैं आपका सीट का और इंडियन कम्युनिटीज़ का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, जो कि अवार्ड का नाम होगा कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्यों? क्योंकि आप कम्युनल लाइन पे दे रहे हैं ना। कम्युनल मतलब क्या? दंगा फसाद कराने के चक्कर में बोलते हैं ना कम्युनल वायलेंस हो गया, कहा जाता है ना सब, तो कम्युनल वायलेंस यानी कि सांप्रदायिक हिंसा हो जाना। तो ये सांप्रदायिक नाम के आपका अवार्ड था, गिफ्ट था जी, क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी को तोड़ना चाह रहे हो और मैकडोनल्ड ने दिया था, इसलिए मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है इसी चीज़ को। इसमें क्यों ऐसा बोला जा रहा है? देखो क्यों, अरे भाई ठीक है आपने 1907 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया, 1909 में, हाँ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, उसके बाद आपने मुस्लिम को भी अलग दे दिया। भाई इसमें मुस्लिम नहीं, आपने सिख को भी दे दिया, आपने क्रिश्चियन को भी दे दिया, आपने एंग्लो इंडियंस को दे दिया, आपने यूरोपियंस को भी दे दिया, यानी इतना फैक्शंस ला दिया कंट्री में कि अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। कल बताए थे ना, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहाँ पे आपने दूसरे को दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। तो रिजर्वेशन दोगे तो क्या होगा? मासेस कनेक्ट नहीं हो पाएगा एक कॉमन कॉज के लिए। तो सेपरेट स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिप्रेस क्लास के लिए भी दे दी है। बताओ, ये पसंद नहीं आया ना गांधी जी को? स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी विथ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट महिलाओं के लिए भी दे दिया गया बहुत सारे प्रोविंसेस में, बस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा मुस्लिम इलाका है और वहाँ पे पूरा मेल डोमिनेटेड कह सकते हो एक तरह से। कम्युनल अवार्ड का क्या है? डिवाइड एंड रूल इंडिया और नेशनलिज्म को कर्व कर देना, खत्म कर देना जी। गांधी जी चले गए गुस्से से फास्ट में, फास्ट ऑन टू डेथ, आंसर पे चले गए। एंड बिकॉज ऑफ दिस कम्युनल अवार्ड ही कंसिडर दैट इट इज़ अ अटैक ऑन इंडियन यूनिटी। और गांधी जी को लग गया कि ये पूरी तरीके से जो इंडिया का जो भारत का जो एकता है, ये एकता के ऊपर बहुत बड़ा चोट है ये कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश ने कोशिश किया कि इंडियन सोसाइटी जो पहले से जटिल है, पहले से फ्रजाइल है, उसको और फ्रजाइल किया जाए। गांधी जी चले गए इंडिपेंडेंट फास्ट पे और यहाँ से टसल शुरू हो गया बाबा अम्बेडकर के साथ, क्योंकि बाबा अम्बेडकर बोले तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो सेपरेट इलेक्टोरेट हमको दलित को मिला। बाबा अम्बेडकर बड़ा पिक्चर नहीं देख पा रहे थे, और गांधी जी मास लीडर थे, वो तो पूरा इंडिया का बात कर रहे थे। अब क्या करेंगे, इनका भी एक्सपीरियंस है तो पहले बताए थे तुम लोग को। तो अब पुनः पैक्ट होता है जहाँ पे दोनों के बीच में समझौता होता है। तो कॉन्सिक्वेंटली लीडर्स ऑफ क्लास ग्रुप्स और डिप्रेस क्लास गॉट टुगेदर, सब आए एक साथ और गांधी जी का अग्री टू द प्रपोजल ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो मानना था वो माना गया, क्योंकि वही बोले बाबा बैठ जाएंगे। जब बाबा बैठ जाएंगे तो मानना ही पड़ेगा आपको, कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आप बाबा ज़्यादा फेमस है, बाबा ज़्यादा फेमस है ना। अम्बेडकर जी तो थोड़ा सा फैक्शंस ऑफ पीपल के फेमस है ना, गांधी जी पूरा सिंबल है इंडिया का। तो जो रिफ्ट था, जो क्रिएटेड हुआ था, यानी कि जो टसल क्रिएट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर, इसे डेडलॉक बना कि रिजर्वेशन को लेकर क्या होना चाहिए आगे का फ्यूचर। डेडलॉक मतलब रुकावट। तो ये मीडिएशन के तौर पे आए हैं राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय साहब, ठीक है।
और जिसकी वजह से कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई किया गया और उसी को पूना पैक्ट कहा गया। तो मॉडिफिकेशन क्या था देखो कि पैक्ट ने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो आप डिप्रेस क्लास के लिए कर रहे हैं उसको हम खत्म करते हैं और ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, यानी कि हिंदू का, यानी कि जो कांग्रेस का बहुत सारा होगा उसमें दलित को हम रिजर्वेशन देते हैं उसके अंदर ही, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई आवश्यकता नहीं है डिप्रेस क्लास के लिए। ठीक है, जो सीट था डिप्रेस क्लास का उसको इंक्रीज कर दिया गया, 71 से लेके 147 कर दिया गया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि मद्रास का है ना, बहुत सारा अपना अपना प्रोविंस लेवल पे है, मद्रास है, मुंबई है, कलकत्ता है, तो प्रोविंशियल जो भी है उसमें बढ़ा दिया गया, सीट भी बढ़ा दिया गया। 18% ऑफ टोटल, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी जो ऊपर का जो दिल्ली वाला होगा जो पूरा इंडिया को कंट्रोल करेगा ब्रिटिश के टाइम में, उसमें भी 18% डिप्रेस क्लास को रिजर्वेशन, क्योंकि डिप्रेस क्लास का बहुत ज़्यादा रेशियो है। पूना पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, और सरकार ने मान लिया, गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया, बोला ठीक है ये आपका अपना मामला है, आपने सुलझा लिया, इट्स ओके। तो कराची सेशन होता है, बताओ। तो यानी कि मैंने ये ख़त्म कर दिया कि सीडीआर में क्या क्या हुआ, पूना पैक्ट क्या हुआ, और एट द सेम टाइम 1931 में, अब 1931 में वही जहाँ सेकेंड हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो एट द सेम टाइम इंडिया में क्या हो रहा है इवेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा था, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ 1931 में हुआ, इसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। आप देखो कितना बढ़िया बात है कि 1929 में लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कोई मजाक में नहीं बना है प्राइम मिनिस्टर, कोई मजाक में नहीं बना है होम मिनिस्टर, बहुत लंबा प्रयास किया ये लोग, समझ रहे हो ना। तो यही सिविल सर्वेंट एक दिन में बनने वाला चीज़ नहीं है, एक लंबा तपस्या होता है कोई भी चीज़ शिखर में पहुंचने के लिए, सबको एक दिन में बनना है। यस, इतना तपस्या किए, बताओ, ये तुम लोग को पता चलता है 1929, आज़ादी मिलेगा 1947 में, और कितना दिन हमारे होम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत कम समय रहे हैं, एक टेन्योर भी नहीं रहे हैं, बस इंडिया को यूनाइट किए, चल दिए अपना, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग अभी। और फिर भी किसी को पता नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये कंट्री है क्या, कहीं आदमी लोग यहाँ का कुछ नहीं पता है। उस कंट्री में हम लोग रहते हैं और बोलते हैं कि भारत महान है, कितना महान है तुम लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर लेना इस चीज़ को, ठीक है ना। हमको तो गुस्सा भी आता है कभी कभी सोच के, ठीक है ना, सबको अपना ही घर का बड़ा हुआ है, और जब कंट्री इतना बड़ा कंट्री बना उसका कोई लेना देना नहीं है किसी से। देखो तो 1931 में क्या हुआ, ये कराची सेशन हुआ, वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे, और पूरी तरीके से सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे फोकस किया गया। यही सोशलिस्ट प्रिंसिपल है जी जो रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित हुआ था कि कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, लेबर क्लास का भी हक होना चाहिए, और वहाँ पे 20 पॉइंट प्रोग्राम्स फंडामेंटल राइट्स में जोड़े गए हैं। और ये डायरेक्ट तुमको इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसमें भी दिखता है ये चीज़, समझे। नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी बनता है जो कि नेहरू जी खुद एडप्ट करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 5th ईयर प्लान में। समझ में आया कोमल? बिल्कुल, इसका जेनेसिस यही है। दिस सेशन डिक्लेयर्ड इन ऑर्डर टू एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेस पॉलिटिकल फ्रीडम मस्ट इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ पीपल। देखो कितना बढ़िया बात किया गया है कि यदि हम जो एक्सप्लॉयटेशन जो लोग पे हो रहा है, जो लोग पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है ब्रिटिश लोग बहुत सारे तौर तरीके से, चाहे वो एग्रीकल्चर के तौर तरीके से हो, है ना, चाहे हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म करने का बात हो, बहुत सारा रीजन से। तो जब तक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ इकोनॉमिक फ्रीडम होना भी बहुत ज़रूरी है। हम बोल दिए कि तुमको बोलने का अधिकार है, जेब में पैसे नहीं है तो कैसे बोलने का अधिकार है? आपका रास्ता भी होना चाहिए लाइवलीहुड का भी, तो दोनों को इंटीग्रेट करो। जब जेब में पैसा रहेगा तो आपका वॉइस भी बड़ा हो जाएगा, यदि आपका वॉइस ज़्यादा बड़ा है तो पैसा भी हो जाएगा। दोनों का इंटरकनेक्टेड है ना, इंटरलिंक है दोनों। समझ रहे बात को ना? इट एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। और यहाँ से तुम जो पूछ रहे हो कि फ्रीडम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो बाबा वल्लभ भाई पटेल दे दिए थे उसी समय। एक फ्रीडम को भी एक अच्छे से डिफाइन किया गया। स्वतंत्रता क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रीडम से नहीं होगा, उसमें इकोनॉमिक फ्रीडम भी होना चाहिए। आज तुम लोग भले ही पॉलिटिकली अवेयर हो गए, मैं इकोनॉमिकली अवेयर नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर इकोनॉमिकली अवेयर हो और पॉलिटिकली अवेयर नहीं हो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। परफेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। इट डिफाइन व्हाट स्वराज मीन टू द पीपल। यहाँ पे परफेक्ट डिफाइन किया गया पीपल के लिए क्या है स्वराज शब्द, यानी कि स्वराज। और आस्ते आस्ते यही मीनिंग जाके 1947 में हो जाता है, कल्मिनेशन हो जाता है जी। इट रिप्रेजेंटेड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे फ्रीडम का बड़ा डेफिनेशन मिलता है 1931 में।
तो क्या फीचर्स थे इसके 1931 का जो सेशन चला था, कराची सेशन, ये पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स पे था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में खाली फ्रीडम का ही बात किया गया है। तो देखो उसका जेनेसिस यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स बनेंगे उसका स्टार्टिंग, इसमें बेसिक सिविल राइट्स है, क्या क्या अधिकार एक जनता को मिलना चाहिए। हाँ, प्रेस का फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। आज क्या बोले, इतना गलत दौर में जी रहे हैं हम लोग, है ना, प्रेस का फ्रीडम ही नहीं है। एसोसिएशन करना चाहिए, जहाँ मिलना है मिल जाओ भाई, गांधी स्टेडियम मिलना है गांधी स्टेडियम मिलो, जहाँ मिलना है मिलो, क्या दिक्कत है ना। स्पीच जो बोलना है बोलो, हाँ ध्यान रहे कंट्री का अखंडता और संपूर्णता के अगेंस्ट नहीं बोलना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी संप्रदाय का हो, कहीं का हो, उससे मतलब नहीं है। इक्वल हो, लॉ के सामने इक्वल हो, इसलिए आँख में पट्टी लगा रहता है उसका तराजू लेके, और उसी चीज़ को बॉलीवुड में गलत तरीके से अंधा है कानून बता दिया जाता है। वो तो कानून सच में ही अंधा है कि उसको देखा नहीं ठीक से, मैं तो बोला याद देता हूँ बॉलीवुड वाला को, मूवी मेकर को। सोचने वाली बात है। और उस पर बड़ा बड़ा डायलॉग अमिताभ बच्चन जी का, और बड़ा बड़ा गाना चलेगा पीछे से, है ना, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे, है ना। हाँ, है ऐसा कुछ। तो इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बताओ इतना ज़्यादा मतलब सोच, इतना विजनरी कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होगा, कोई प्रॉपर्टी वाला क्वालिफिकेशन नहीं होगा, इतना नोबल और फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होगा। देखो हमारे नेता का विजन कि प्राइमरी एजुकेशन होना, वो भी फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी भी बहुत बीपीएल है, और हमने तो बोला ही, आंकड़ा दिया ही है, 1951 का सेंसस उठा के देख लो, पता चल जाएगा 88% तुम्हारा क्या था, सब बीपीएल था। न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन में कोई अधिकार नहीं स्टेट को इंटरफेयर करने का। देखो सभी चीज़ फंडामेंटल राइट्स में जाकर बन जाते हैं, आर्टिकल 25 में जगह ढूंढ लेते हैं अपना। और रिलेटेड टू वर्कर्स, लेबर्स, यानी कि लेबर्स और वर्कर्स के लिए भी होना चाहिए, उसमें फ्रीडम होना चाहिए। देखो डीपीएसपी में है ये चीज़, बेटर कंडीशन फॉर लेबर होना चाहिए, लिविंग वेजेस वर्कर का सही होना चाहिए, लिमिटेड आवर होना चाहिए जी, कितना घंटा काम करवाओगे उसको, ठीक है। महिलाओं जो वर्कर्स है उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए, स्टेट ओनरशिप की इंडस्ट्री पे। हाँ बोलो बोलो बोलो। हमारे लेबर के लिए हमारे देश में लॉ है, जैसे कि हम बांग्लादेश का बात कर रहे थे और चाइना का बात कर रहे थे कि वहाँ का मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सर लेबर के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं दिया गया। वहाँ पे जब डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे जितना ज़्यादा लेबर से काम करवाया जा सकता उतना करवाया जाता है। इस वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे इंडिया में एक लॉ है और उनके लिए लिमिटेशन है कि नहीं 6 to 5 काम करना है, या जितना भी लिमिटेशन है, और उनका पेमेंट भी फिक्स है या कुछ उस बेसिस में है, तो जिस वजह से वहाँ पे ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सही है, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, तो समझ ही लो इस चीज़ को। देखो कोई ये नहीं कहे कि चाइना का लेबर बहुत खुश है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दुखी में है वो सब, सबसे कम पैसे दिया जाता है उसको, एक फोर्सफुल है, वो इम्पैक्ट है ऊपर से सरकार का। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्पॉन्सरशिप अच्छा है, सरकार दे देती है। इंडिया का क्या दिक्कत है, इंडिया में लॉज वगैरह है, उद्योग जरूरी है। इंडिया में एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए लेबर का, वो नहीं है। हमने क्या बोला उस दिन भी कि एग्रीकल्चर के बाद डायरेक्ट सर्विस में चले गए हम, मैन्युफैक्चरिंग खाई हो गया। यस आई टोल्ड यू ना। तो मैन्युफैक्चरिंग यदि बड़ा रूप से होता तो लेबर को और अच्छे से पुल कर पाते, वहाँ हम पुल नहीं कर पाए लेबर को, और उसके ऊपर लेबर लॉज है हमारे पास। तो लेबर लॉज बनते हैं इसलिए कि लेबर को प्रोटेक्शन देने के लिए, आर गेटिंग में, लेबर को प्रोटेक्शन देने के लिए। वो जो बाहर से जो आएगा एफडीआई, वो तो सोचेगा कि लेबर प्रोटेक्शन छोड़ दो, बात की बात है, हमको फायदा होना चाहिए ना, तभी ना हम पैसा लगाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि अब फिर जो ह्यूमन राइट वायलेशन वाला जो कमीशन है, वो भी तो बोलेगा कि देखिए क्या है, आपका कंट्री में बाहर से एफडीआई आ रहा है, आप लेबर पे काम ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो कैसा सिचुएशन है, क्योंकि तुम अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहती हो, कंट्री मेरा डेमोक्रेसी है, तो जब आपका कंट्री डेमोक्रेसी है तो लेबर का काहे ना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो हम बीच में फंसे हुए हैं। और जब हम लेबर लॉज को और डाइल्यूट कर देते हैं तो दिक्कत हो जाता है कि जहाँ जिस कंट्री में लेबर का कोई इज्जत ही नहीं है और उसका इज्जत और घटा दिए है लेबर लॉज कम करके। आप अरे गेटिंग में, तो हमारा कंट्री में जो सिस्टम है वो फ्रजाइल है, इसलिए हम कुछ करके भी नहीं कर पा रहे हैं।
और जब लाते हैं मोदी जी ऐसा तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो करे क्या क्या किया जाए ताकि दोनों क्रियाओं को शाबाशी मिले, ऐसा नहीं हो पाता है। कंट्री बहुत फ्रजाइल है, तो इसका एक उपाय है, वे फॉरवर्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग को आप बहुत आगे ले जाइए, MSME को बहुत, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसको और तेजी से बढ़ाइए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल है, जो छोटे छोटे लेबर है, जो ससेप्टेबल है कि वो कभी भी सिस्टम को छोड़ के जा सकता है और गवर्नमेंट भी पूरा फोकस नहीं कर रही है, उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले। जब ऐसा हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला जो इकोसिस्टम डेवलप्ड होगा, ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स है वो सब प्रॉब्लम अपने आप आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। इसका वे फॉरवर्ड है, और भी हो सकता है, एक ये भी है। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखो लिमिटेड आवर है, महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब देखो स्टेट का ओनरशिप है जी, की इंडस्ट्री मतलब क्या, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री या फिर डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी डिफेंस रिलेटेड है उसके ऊपर पूरी तरह स्टेट का कंट्रोल है। माइनिंग पे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे स्टेट का कंट्रोल रहेगा। एग्रीकल्चर और लैंड से रिलेटेड सब्सटेंशियल रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू, इतना क्या पैसा लेते हो, इतना क्यों रेवेन्यू लेते हो, इसके लिए भी कम करने का बात है उस प्रोग्राम में 1931 का जो कराची सेशन है। एग्रीकल्चर जो कर्ज हुआ है लोगों का बिकॉज ऑफ द जमींदारी सिस्टम, बिकॉज ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन, बहुत तरह का बात है उस समय, जो भी कर्ज हुआ उसको भी कम करने का बात है। और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुए हैं उस प्रॉब्लम को निजात देने के लिए, ठीक है, हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं, आपको हम कहते हैं कि आप रेंट मत दो, ठीक है। और फोर्स्ड लेबर, जो बेकार सिस्टम था कि मेरा हो गया वो बॉन्डेड लेबर बन गया है, अब जिंदगी भर हमारा काम ही करेगा, वो उसका बच्चा भी होगा वो भी गुलाम होगा, इस तरह का चीज़ नहीं चलेगा कंट्री में, वेरी बैड। किसी का जन्म से ही लिखा रहता है क्या कि हम बंधुआ मजदूर है, गलत बात है, नहीं, वो तो अनएथिकल प्रैक्टिस है, उसको भी हक है आगे बढ़ने का। तो हमारे ये बहुत पहले से चल रहा है, ये हमारे देश में पहले से, बहुत यूरोप में भी था। हाँ, ये ब्रिटिश नहीं लाए थे, ये नहीं बहुत पहले से था, हाँ, मगर ये अलग अलग कंट्री में अपने अपने फॉर्म में था। ये US में भी था, यूरोपियन कंट्री में भी था, जिसमें हम सर्फडम कहते हैं, जिसको तुम लोग याद है, पढ़ाएं, इसका हिस्ट्री भी बताया है, तो बता देंगे तुमको भी, बता ही रहे हैं। देखो तो यहाँ पे बात समझो कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत सारा था, यानी कि मैं जो छोटे मतलब जो भी रिलीजन के हैं उसके लिए भी प्रोटेक्शन है। किस तरह का प्रोटेक्शन, कल्चर बचाने का प्रोटेक्शन, स्क्रिप्ट बचाने का, और माइनॉरिटी का जो लैंग्वेज है वो बचाने का। कोमल यही आर्टिकल 26 और 27 में देखी जाता है, देख रही हो ना, यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स बना है पूरी तरीके से कराची सेशन का वो पॉइंट ही सब है। देखो इधर टोटल पॉइंट ही लिया गया है हमारे से, तुमको समझ में आ रहा है कुछ? चैटिंग कर रहा है? देखो सिग्निफिकेंस क्या है, इतना कुछ हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जी हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम को लेके, है ना। क्योंकि क्या बोला गया, इसमें बोला कि खाली पॉलिटिकल फ्रीडम से नहीं होता है, फ्रीडम का डेफिनेशन बड़ा होना चाहिए, उसमें इकोनॉमिक वाला भी चीज़ होना चाहिए, उसका इकोनॉमिक एलिमेंट भी होना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप लाए गए हैं इकोनॉमिक फ्रीडम को लेकर, एक नया डायरेक्शन दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को इसने, और इसने रियल मीनिंग दिया है पीपल को कि क्या स्वराज होता है, और वही स्वराज क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम भी है और इकोनॉमिक फ्रीडम भी है। तो जो की इश्यूज थे जैसे कि पॉलिटिको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कांग्रेस का, यही चीज़ तुम्हारा कराची सेशन से लिया गया, और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ इसमें इसका इम्प्लीमेंट किया गया है। मगर हाँ, क्या जो चीज़ हमें दिख रहा है क्या ऐसा ही था, क्या लिमिटेशन नहीं था? तो हर एक चीज़ का लिमिटेशन होता है ना। हमने NCM का भी लिमिटेशन पढ़ा है, हमने CDM का भी पढ़ा है, तो कराची सेशन का भी लिमिटेशन देख लो कि इसमें भी लिमिटेशन था जी। हमने जो प्रॉमिस किया था पीजेंट्स को, लेबर को, उसको ठीक से फुलफिल नहीं किया गया। इट वॉज गांधी जी का जो बोल रहे थे, गांधी जी का बहुत पहले 11 पॉइंट्स बता रहे थे ना गांधी जी, गांधी इरविन पैक्ट के पहले, लगभग मिलता जुलता चीज़ है। तो कहाँ आप नया लेके आ गए, गांधी बाबा का ही है वो, तो यानी कि मिलता जुलता चीज़ है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, जैसे कि रूरल इंडिपेंडेंस, उसको सीरियसली लिया ही नहीं गया, यानी कि जो लोग गांव देहात में जो कर्ज में डूबे हुए हैं उसको निजात दिलाने के लिए जो लिखे गए थे थ्योरी में, उस पर उतना काम नहीं हुआ जितना दिखाने का प्रयास किया जा रहा था उस समय, समझ रहे हो ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, बड़ा बात की है कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल आएगा, आइडिया आएगा, सब हंसेगा खेलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि लैंड तो क्या है, लैंड कोई देना नहीं चाहेगा बाबू, 1 इंची भी देना नहीं चाहेगा, लैंड के लिए आदमी मर जाता है, देगा क्या वो। तो थैंक्स कि बाद में JP आंदोलन के समय में तुम्हारा गोदान मूवमेंट हुआ है, बताएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ है, ठीक है।
सोशलिज्म देखने में लगा, बस लिटिल था जी, नाम के लिए था। और जो प्रोविज़न था स्टेट कंट्रोल का, वो भी खाली लिखा हुआ है, कंट्रोल तो पूरी तरीके से सेंटर का ही हो रहा है। तो यहीं तक क्लास था, तो आने वाले समय में पढ़ेंगे, इसके बाद जो भी होगा। ठीक है।